Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. So today we'll discuss the part 4 of the geography lesson resource and development, and I urge all my viewers to watch this video till the end, and please let me know in the comment section below how you felt regarding this video. Thank you. So today we are going to discuss the last part of the geography chapter, that is resource and development. So the topics that today we are going to cover is soil as a resource, classification of soils, and soil erosion and methods of soil conservation. ये पर्टिकुलर सब टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से कभी कभी मैप क्वेश्चंस भी पूछा जाता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वी नो दैट सोइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन अर्थ. रादर हम इसे बोल सकते हैं, हमारे ये सोइल जो है, मट्टी जो है हमारे अर्थ में जो हमें मिलता है, वो आपका नेचुरल रिसोर्स है. सब तरीके का लाइफ सोइल में एग्जिस्ट करता है, राइट. चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, सभी तरीके का लाइफ को सोइल सपोर्ट करता है. तो सोइल जो है आपका एक लिविंग सिस्टम है जो बहुत तरीके का लाइफ को सपोर्ट करता है हमारे वर्ल्ड में, ओके, हमारे अर्थ में. तो इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि सोइल को फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. कभी ये शायद मिलियन ऑफ ईयर्स भी लगता है सोइल को फॉर्म होने में. ओके, तो दैट इज़ वाई सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. इसको हम नेचुरल रिसोर्स भी कह सकते हैं, और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, और इसे फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट. प्लांट, हम लोग हवा में तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, एयर में एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. हमें खेती करने के लिए हमें सोइल का ज़रूरत होता है. हमें लिथोस्फीयर का टॉप मोस्ट लेयर में हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं. इसीलिए सोइल हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके अगर ये नहीं होता तो शायद लाइफ जो हमारे अर्थ में ये सस्टेन नहीं हो पाता. तो इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल पैदा होता है कि सोइल फॉर्म कैसे होता है. ओके, तो सोइल फॉर्म होने में लगभग बहुत साल लगते, मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं. ओके, 1 सेंटीमीटर सोइल फॉर्म होने में लगभग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं. ओके, उसके बाद जो रिलीफ होता है, जो टोपोग्राफी होता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. हर एक जगह में आपको एक ही तरीके का सोइल देखने को नहीं मिलेगा. अगर आपको गुजरात में ब्लैक सोइल देखने को मिलेगा, तो आपको देहरादून में फॉरेस्ट सोइल देखने को मिलेगा. साउथ इंडिया में आपको लैटेराइट सोइल देखने को मिलेगा. ओके, उसके बाद क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोइल फॉर्मेशन के लिए. वेजिटेशन भी इम्पोर्टेंट है. टाइम, सोइल फॉर्मेशन के लिए टाइम बहुत ज़रूरी होता है. ओके, ये सब फैक्टर्स सोइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. उसके बाद जो हमारे नेचुरल फोर्सेस जो है, जैसे आपका टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, ये इसके कारण से भी सोइल आपका फॉर्म होता है. अब कहने का मतलब ये है कि रनिंग वाटर जो नदी होता है, ये भी हिली एरिया से जो इसका जो फर्स्ट लेवल जो होता है, इसमें वो क्या करते हैं, हिली एरिया से वो भी क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारे सिल्ट या तो सोइल को भी अपने साथ बहा कर ले जाती है. और जो बहा के ले जाने के बाद वो एक प्लेन एरिया में उसे क्या करना स्टार्ट करती है, डिपॉजिट करती है. ओके, वही पानी जब ये सूखा पड़ जाता है धूप के द्वारा, तो उसे हवा एक जगह से दूसरी जगह में क्या कर लेता है, ट्रांसपोर्ट कर लेता है. तो नेचुरल फोर्सेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह में सोइल फॉर्मेशन के लिए. अब बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक वो है आपका सोइल एज अ रिसोर्स. ओके, तो हम सबको पता है सोइल हमारे अर्थ में सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जिसके बिना इधर पे बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट. तो सोइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, राइट. हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ में जो लाइफ को सपोर्टिंग जो सिस्टम है, वो कहाँ से आता है, हमारा सोइल से आता है. तो यू कैन सी दैट सोइल इज़ अ लिविंग सिस्टम. ओके, और ये सोइल फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है. इट कैन टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, ओके, मिलियन एंड मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ सोइल. ओके, तो सोइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ओके, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, जैसे टोपोग्राफी में मैंने आपको कल बोला था, लैंड रिलीफ, आपका प्लेटूज, ये भी डिटरमाइन करता है कि किस जगह में किस तरीके का सोइल मिलता है, राइट. माउंटेन का सोइल प्लेन का सोइल से मैच नहीं करता है. प्लेटूज में जो सोइल मिलता है वो आपका
हिली एरियाज का सोइल से डिफरेंट होता है। ब्लैक सोइल अगर आपको गुजरात में मिलता है तो आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको ब्लैक सोइल देखने को नहीं मिलता है। तो हर एक जगह का अपना अपना सोइल कॉम्पोजिशन होता है। इसके अलावा विंड वगैरह जो होता है, जो हवा वगैरह जो होता है, आपका रेनफॉल होता है, आपका नदी वगैरह जो होता है, इनके कारण से भी सोइल, एक जगह का सोइल दूसरी जगह में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोइल में आपको क्या भी देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मिनरल देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या भी कहते हैं, ह्यूमस भी बोलते हैं। और बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमें सोइल में देखने को मिलता है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, जैसे आपका पोटैश हो गया, ओके, जैसे आपका ये फॉस्फोरिक एसिड वगैरह हो गया, लाइम हो गया, बहुत सारे सोइल आपका सलाइन होते हैं। ओके। तो सोइल में आपको ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सोइल प्रोफाइल के बारे में। ओके। सोइल प्रोफाइल क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जब आप एक ओनियन को पील उसे छीलते हैं तो इसमें आपको बहुत सारा लेयर्स देखने को मिलेगा। उसी तरीके से सोइल भी जो है, जैसे मान लीजिए ये सोइल का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे लोगों का ये घर वगैरह है, राइट। तो इसके नीचे भी बहुत सारे लेयर्स वगैरह होता है। ओके। बहुत सारे लेयर्स वगैरह होता है। लेयर्स मिलके आपका ये सोइल का सोइल बनता है, राइट। ये आपका हो गया, ये टॉप सोइल हो गया, राइट, जहाँ पे खेती वगैरह आप कर सकते हो। इसमें ह्यूमस वगैरह मिला के, ऑर्गेनिक मिनरल्स मिला के आप खेती कर सकते हो। उसके नीचे होता है आपका, और ये सोइल को हम कभी कभी टॉप सोइल भी कहते हैं, राइट। उसके नीचे होता है आपका सब सोइल, जहाँ पे प्लांट का जो रूट्स, जड़ होता है, ये प्लांट का रूट इधर तक फैलता है। इसके नीचे होता है आपका ये नेक्स्ट सोइल, दैट इज़ वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, जो हम इसके थे। और सबसे नीचे जो नेक्स्ट सोइल होता है, लास्ट में जो सोइल होता है इसको हम कहते हैं बेड रॉक। और ये बेड रॉक में आपको क्या भी देखने को मिलेगा, बहुत बड़े बड़े पत्थर, ओके, वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो इधर पे एक डायग्राम है जिसके कारण से आप सोइल प्रोफाइल और भी अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो अगर आप देखोगे इधर, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं टॉप सोइल। और टॉप सोइल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमस देखने को मिलेगा। ओके। नेक्स्ट है आपका, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सॉफ्ट सोइल। सॉफ्ट सोइल में आप देख सकते हो प्लांट का जो रूट्स है इसे इधर तक ही जाता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। और जब आप उसके भी नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट्स, इसमें आपको आप पत्थर वगैरह देखने को मिलेगा। ओके। और उसके भी नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेड रॉक, जिसमें आपको सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही नज़र पे आएंगे। तो इस सब को हम टुगेदर हम इसे क्या कहते हैं, सोइल प्रोफाइल। और सोइल प्रोफाइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर्स है वो कौन सा है आपका, टॉप सोइल और सॉफ्ट सोइल। इसी दोनों लेयर में कोई भी एक प्लांट ग्रो होता है। अब बात करते हैं दूसरा सब टॉपिक, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स। अब सोइल को आप बहुत सारे टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो। किसके आधार पे, कलर के आधार पे। किसी जगह में आपको ब्लैक सोइल मिलेगा, किसी जगह में आपको रेड सोइल मिलेगा। कोई सोइल आपका मोटा होता है, कोई सोइल आपका पतला होता है। टेक्सचर मतलब छूने में आपको महसूस हो जाएगा कि ये कौन सा सोइल है। एज, कोई सोइल बहुत साल पहले बना था, कोई सोइल अभी अभी बन रहा है, राइट। उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें कौन कौन से केमिकल्स है, मिनरल्स है, इसके आधार पे इंडिया में आपको बहुत तरीके का आपका सोइल्स देखने को मिलेगा। और फर्स्ट जो सोइल इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका एलुवियल सोइल। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें आपको एलुवियल सोइल देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सोइल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका फार्मिंग या तो आपका क्या बोलते हैं इसे, खेती वगैरह होता है। और ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा तक ये फैला हुआ है। ओके। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में फैलने के कारण से इसमें ज़्यादा खेती होता है। और ये सोइल को हम क्या कहते हैं, एलुवियल सोइल। और ये एलुवियल सोइल में इसमें इसको इम्पोर्टेंट बनाया है आपको 3 इम्पोर्टेंट नदी ने। उस नदी का नाम है रिवर इंडस, रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र। आप देख सकते हो रिवर इंडस आपका तिब्बत में जन्म लेके आपका ये इंडिया होते होते ये आपका पाकिस्तान में जाती है, राइट। ये रिवर इंडस है जिसने ये वाले एरिया को एकदम क्या बनाया, आपका फर्टाइल बनाया है। और रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में तो आपको पता ही होगा। रिवर गंगा ने आपका ये एरिया आपका एकदम फर्टाइल बनाते बनाते बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है आपका ब्रह्मपुत्र, जो आपका
तिब्बत में जन्म लेते लेते चाइना होते, अरुणाचल प्रदेश होते होते, आसाम होते, ये आपका बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। और इधर पे आ, ये दोनों नदी मिल गई, इधर पे बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करते हैं। इस डेल्टा का नाम क्या है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एलुवियल सोइल जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में फैला हुआ है, और इसे फैलने में तीन इंपॉर्टेंट नदी का मेन रोल है। इंडस नदी, गंगा नदी और द ब्रह्मपुत्र। ओके, वो तो हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। और अगर आप साउदर्न प्लेन्स के बारे में देखते हो तो साउथ में भी आपका चार इंपॉर्टेंट नदी है। ओके, चार इंपॉर्टेंट नदी है जो आपका बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है, राइट। तो ये चार इंपॉर्टेंट नदी का नाम है आपका महानदी। ओके, महानदी, आपका ये कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। तो ये नदी भी जब बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है तब ये जो बॉर्डर एरिया है इंडिया का, इसमें वो लोग डेल्टा फॉर्म करती है। और डेल्टा फॉर्म करने के कारण से ये जगह भी जो आप देख सकते हो जो पैच में है, ये वाला एरिया जो आपको देख सकते हो ये कलर में, इसको भी इसने बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाया है। इधर भी आपको कौन सा सोल देखने को मिलेगा, एलुवियल सोल देखने को मिलेगा। और एज के हिसाब से भी एलुवियल सोइल को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक है आपका ओल्ड एलुवियल सोइल और दूसरा होगा आपका न्यू एलुवियल सोइल। सो आपका जो ओल्ड एलुवियल सोइल है उसको हम बंगर भी कहते हैं। ओके, जिसका हम बंगर भी कहते हैं। और दूसरा है आपका जो न्यू एलुवियल सोइल है उसको हम क्या कहते हैं, खदर भी कहते हैं। सो इट्स वेरी इजी। सो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो उतना क्रॉप्स के लिए फर्टाइल नहीं होता है। पर आपका जो आपका सॉइल होता है दैट इज़ खदर, उसमें आपका यू विल गेट न्यूट्रिएंट्स। ओके, यू विल गेट मेनी न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल, और ये आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ एलुवियल सॉइल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, वन इज़ ओल्ड एलुवियल जिसको हम बंगर कहते हैं, और न्यू एलुवियल सोल को हम क्या कहते हैं, खदर कहते हैं। स्पेशली ये आपको रिवर वैलीज में आपको देखने को मिलता है। जो ये आपका एलुवियल सोइल जो होता है ये बहुत फर्टाइल होता है। ओके, और इसे फर्टाइल बनाने में स्पेशली तीन इंपॉर्टेंट मिनरल्स का बहुत योगदान है। एक है आपका पोटैश, ओके, जो सोइल के ग्रोथ के लिए, ओके, सोइल के न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा है आपका लाइम। ओके, कभी कभी लाइम को एलुवियल सोइल में मिक्स किया जाता है ताकि सोइल का जो एसिडिटी है वो कम हो सके। ओके, और तीसरा है आपका फॉस्फेरिक एसिड। ओके, फॉस्फेरिक एसिड आपके सोइल में यूज़ किया जाता है ताकि क्या बना सके, फर्टिलाइजर्स वगैरह बना सके। और फर्टिलाइजर्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि प्लांट अच्छी तरीके से क्या हो सके, ग्रो हो सके। और ये एलुवियल सोइल बहुत सारे क्रॉप्स के लिए बहुत ही फेवरेबल है, जैसे आपका शुगर केन, गन्ना। ओके, उसके बाद आपका पैडी, वीट। ओके, और बहुत सारे एरियाज में सीरियल्स वगैरह भी इसमें ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोइल जो है इंडिया में उसका नाम है आपका ब्लैक सोइल। नाम से पता चल रहा होगा ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को हम क्या भी कहते हैं, रेगर सोइल भी कहते हैं। और ये सोइल में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो ग्रो होता है उसका नाम क्या है, क्या है आपका कॉटन। ओके, सो ब्लैक सोइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। और ये स्पेशली आपका कहाँ पे मिलता है इंडिया में, ये आपका डेक्कन ट्रैप में मिलता है। इंडिया का ये जो हिस्सा है आपका, ये गुजरात वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, ये हिस्सा इधर, इसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप। ओके, इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। ये डेक्कन ट्रैप बहुत सारे स्टेट्स को कवर करता है, जैसे आपका गुजरात हो गया, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, ओके, मालवा प्लेटू हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, ओके, कुछ हिस्सा कर्नाटका का कुछ हिस्सा। तो ये एरियाज में आपको ब्लैक सोइल देखने को मिलेगा। तो ये एरियाज में आपको ब्लैक सोइल देखने को मिलेगा। और ब्लैक सोइल आपका कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ये ब्लैक सोइल कब फॉर्म हुआ था, बहुत पहले फॉर्म हुआ था जब इंडिया के वेस्टर्न साइड में वॉल्केनोस वगैरह हुआ करते थे। ये वॉल्केनो से जब ये लावा बाहर निकलता था तो ये लावा टाइम जितना जितना टाइम बीतते गया उतना ये लावा कूल होते गया। कूल होने के बाद ये लोकल मिट्टी के साथ मिक्स होने के कारण से ये एकदम आपका ब्लैक हो गया। और ब्लैक होने के कारण से इसमें आपका ये जो कॉटन का जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए गुजरात, महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा कॉटन या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलता है। अब ये ब्लैक सोइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको
क्लेई सोइल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चिपचिपा सोइल देखने को मिलेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये पानी को बहुत ज़्यादा टाइम तक ये अपने साथ रख पाता है। ओके, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी इधर पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेस, लाइम। ओके, ये सब मिनरल्स आपको प्लांट एक ब्लैक सोइल में आपको देखने को मिलेगा। और यही सब फैक्टर्स के कारण से ये ब्लैक सोइल में कॉटन का खेती अच्छी तरीके से होता है। अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट सोइल ऑफ इंडिया, वो है आपका रेड एंड येलो सोइल। नाम से पता चल रहा होगा आपका, रेड सोइल में आयरन का मात्रा ज़्यादा होने के कारण से ओके इसे हम रेड सोइल का नाम देते हैं। और ये उस जगह में पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल एकदम लो होता है, स्पेशली डेक्कन प्लेटू का साउदर्न हिस्सा में और ईस्टर्न हिस्सा में। ओके, सो ये आपको 2-3 स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और आपको वेस्टर्न घाट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका लैटेराइट सोइल। जो लैटेराइट वर्ड जो है आपका लैटिन वर्ड लेटर से आया है, जिसका मतलब है ब्रिक। ओके, ऐसा भी कहा जाता है बहुत सारे जो ब्रिक्स वगैरह जो होता है, ईट वगैरह जो होता है, आपका कौन से सोइल से बनता है, आपका लैटेराइट सोइल से बनता है। ओके, और ये उस जगह में होता है जहाँ पे टेम्परेचर तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है। हेवी रेनफॉल होने के कारण से क्या होता है, जो टॉप सोइल जो होता है, सोइल का जो टॉप सोइल होता है, ये उस पानी के कारण से ओके बारिश के कारण से टॉप सोइल को क्या होता है, ये बहकर चली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। तो ये सोइल क्या होता है, इसमें अच्छी तरीके से खेती नहीं हो पाता है, बिकॉज टॉप सोइल में आपका ह्यूमस होता है, और जब टॉप सोइल ही आपका फ्लो होके चला जाता है तो उसमें आपको किसी भी तरीके की खेती नहीं होता है। तो इसी के कारण से टॉप सोइल ना होने के कारण से उसमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है एकदम क्या होता है, इसमें कम होता है। अब ये आपको कौन से स्टेट्स में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा और आसाम का हिली एरियाज में भी ये आपको देखने को मिलता है। और ये लैटेराइट सोइल अगर इसमें अच्छी तरीके से फॉस्फोरिक एसिड या तो फर्टिलाइजर्स मिक्स किया जाए और अच्छे तरीके से कंजर्वेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाए, तो ये टी और कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए एकदम अच्छा सोइल हो सकता है। ओके, और तमिलनाडु और केरला में तो काजू या तो कैश्यू नट्स भी यही सोइल में ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं एरिड सोइल के बारे में। एरिड सोइल को कभी कभी डेजर्ट सोइल भी कहा जाता है। तो आप लोग ने गेस तो किया ही होगा कि ये डेजर्ट सोइल कहाँ पे मिलता है। यस, इंडिया में ये डेजर्ट सोइल मिलता है आपको, राजस्थान में मिलता है। तो राजस्थान तो आपको उधर पे सिर्फ मरुभूमि देखने को मिलेगा, पर राजस्थान का भी वेस्टर्न हिस्सा जो है उसमें खेती होता है। खेती कैसे होता है, क्योंकि खेती करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात उधर पे क्या है, उधर पे सिंचाई या तो इरिगेशन अच्छी मात्रा में किया जाता है। और राजस्थान में सिर्फ एक ही नदी बहती है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो नदी का नाम क्या है। तो ये इसका जो ये सोइल का जो टेक्सचर है ये एकदम सैंडी होता है। ओके, और ये सलाइन होता है और इसका कलर रेड टू ब्राउन भी कभी कभी होता है। ओके, और ये मट्टी में सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा होने के कारण से कभी कभी इसी मट्टी से क्या भी किया जाता है, कॉमन सॉल्ट को ओके पानी को इवापोरेट करके उसमें कॉमन सॉल्ट भी निकाला जाता है, नमक जिसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सोइल। और फॉरेस्ट सोइल उस जगह में मिलता है, स्पेशली हिली एरियाज में फॉरेस्ट सोइल आपको देखने को मिलता है। अब हिली एरियाज में जो सोइल होता है वो एकदम आपका मजबूत नहीं होता है, राइट। तो ये आपका सोइल कैसा होता है, इसका टेक्सचर लोमी एकदम चिपचिपा रहता है, सिल्टी रहता है। ओके, और ज़्यादा हिली एरियाज में ज़्यादा स्नोफॉल होने के कारण से जो टॉप सोइल होता है ये आसानी से क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है। वॉश होने के कारण से इसे हम क्या कहते हैं, डेन्यूडेशन कहते हैं। ओके, ये एक सोइल इरोजन का एक टाइप है, डेन्यूडेशन। ओके, और ऐसे मट्टी पे फॉरेस्ट सोइल में भी आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, ह्यूमस या तो जो ऑर्गेनिक मिनरल है आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो अब बात करते हैं सोइल इरोजन के बारे में। ओके, तो सोइल इरोजन होता क्या है, तो डेन्यूडेशन ऑफ सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग अवे इज कॉल्ड सोइल इरोजन। किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जब ऊपरी हिस्सा जब पानी के कारण से, विंड के कारण से, ग्लेशियर के कारण से, ओके दूसरे एक्टिविटीज़ के कारण से जब ये वो ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह में चली जाती है तो उसे हम कहते हैं सोइल इरोजन। ओके, पर ये जो सोइल इरोजन है, सोइल इरोजन और आपका जो ये सोइल फॉर्मेशन है साइड बाय साइड होता है। मान लीजिए कि एक प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है आपका बी। सो मान लीजिए कि अगर ए का जो लैंड है उसका पूरा मट्टी
हवा ने उड़ा के दूसरी जगह में डिपॉजिट कर दिया, मान ली वो दूसरा जगह क्या आपका बी, तो इधर का मिट्टी आ गया आपका बी में आ गया, तो इधर पे आपका सोइल इरोजन हुआ और इधर पे आपका सोइल फॉर्मेशन हो गया। और ये लगभग आपका बैलेंस ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि सोइल फॉर्मेशन जितना होता है कि सोइल इरोजन भी उतना ही होता है, पर बहुत ये सोइल फॉर्मेशन डिस्टर्ब होता है बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंस वगैरह। ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से सोइल फॉर्मेशन, और सोइल फॉर्मेशन में क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, टाइम पे सोइल फॉर्म नहीं होता है, और बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण से भी सोइल फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन के बारे में। तो पहला है आपका गली इरोजन। तो गली इरोजन में क्या होता है, मान लीजिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन में ये आप देख सकते हो गड्ढा वगैरह है इधर पे। ये गड्ढा कैसे फॉर्म हुआ, ये गड्ढा आपका नदी के कारण से फॉर्म हुआ। तो नदी का फ्लो ज़्यादा होने के कारण से, करंट ज़्यादा होने के कारण से उधर पे इसने इधर पे गड्ढा बना दिया, और गड्ढा बनाने के कारण से इधर पे आपका स्टीप स्लोप्स वगैरह बन गया। स्लोप्स वगैरह बनने के कारण से क्या हुआ, ये जो ज़मीन है ये आपका खेती के लिए ये इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इसके कभी कभी हम क्या भी कहते हैं, इसे हम कभी कभी बैड लैंड भी कहते हैं। बैड लैंड क्यों, बिकॉज ये ज़मीन आप किसी भी तरीके के पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ बैड लैंड्स चंबल वैली में, चंबल वैली आपका मध्य प्रदेश में, उसको रेविन नाम से भी बुलाया जाता है, बैड लैंड्स। ओके, ये आपका गली इरोजन का एग्जाम्पल है। और दूसरा टाइप का इरोजन है आपका सीट इरोजन। तो सीट इरोजन में क्या होता है, बहुत ही आसान है। तो पानी ज़्यादा फ्लो होने के कारण से एक पर्टिकुलर एरिया को पूरे एरिया में वो कवर कर लेता है। कवर करने के कारण से क्या होता है कि ये ऊपरी हिस्सा को, ज़मीन का ऊपरी हिस्सा को क्या करता है, ये फ्लो करके इसे बहा देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीट इरोजन। सो इसका जो टॉप पार्ट होता है सोइल का, इसे ये क्या होता है आपका, ये बह जाता है। तो इसके कारण से इधर भी खेती करना या तो दूसरे प्रोडक्टिव काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मेथड, कंजर्वेशन मेथड ऑफ सोइल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द फर्स्ट मेथड जो है ये है आपका काउंटर प्लोइंग। और काउंटर प्लोइंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। काउंटर प्लोइंग ये जो आपका एक मेथड है, ये स्पेशली यूज होता है हिली एरिया पे यूज़ होता है। तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सोइल इरोजन को बचाने के लिए कभी कभी बहुत सारे हिली एरियाज में भी खेती फार्मिंग होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि पहाड़ जो होता है, पहाड़ का ये जो एरिया, ये आपको जैसे मान लीजिए ये एरिया पर लोग फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग कैसे करते हैं कि पहाड़ का ये जो स्लोप है इसे वो लोग गोल हिसाब में, ओके, ताकि ये पीछे से जाके इसे आगे जाके क्या हो सके, चारों ओर में गोल शेप में हो जाए। और गोल शेप में होने के बाद में क्या होता है कि इधर पे वो लोग लैंड को फ्लैट बना लेते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इसमें खेती करते हैं। तो उसी तरीके से ये नीचे 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 चला जाता है। ओके, लेट मी शो यू इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ओके, काउंटर फ्लोइंग कुछ इस तरीके का होता है। इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे ये जो हिल है, हिल को चारों ओर से वो लोग क्या करते हैं, प्लेन बना के इसमें वो खेती करते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि पानी नीचे नहीं बहती। सो इधर पे अगर पानी इधर पे से बह भी जाती है तो ये इधर पे जाके अटक जाती है। ओके, तो ये इसे हम कहते हैं काउंटर फ्लोइंग, और ये हिली एरियाज में फार्मिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है आपका टेरेस्ड कल्टीवेशन। अब टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता है, टेरेस कल्टीवेशन में जो हिल होता है, जो पहाड़ होता है, उसका जो इरेगुलर जो सरफेस होता है इस साइड में वो लोग इसे चेंज करते हैं। वो लोग बैक साइड को चेंज नहीं करते, पर ये सिर्फ आगे वाले साइड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, कुछ इस तरह। पहले मान लीजिए हिल कुछ इस तरीके का था। ओके, अब वो हिल को किस तरीके से बनाएंगे कुछ, ताकि वो लोग इसमें क्या कर सके, खेती वगैरह कर सके। तो ये जो ऐसा टाइप का जो ये फार्मिंग है, इधर पे वो लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और इससे भी सोइल इरोजन क्या होता है, इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। तो ऐसे फार्मिंग को हम कहते हैं टेरेस्ड कल्टीवेशन। ये भी आपके हिली एरिया पे होता है ताकि सोइल इरोजन को डिक्रीज कर सके। जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है आपका टेरेस फार्मिंग। पहाड़ का सिर्फ ये हिस्सा में फार्मिंग हो रहा है, पर आपका काउंटर प्लोइंग में क्या होता था, पहाड़ का चारों ओर में क्या होता है, खेती होता है। तो इसी कारण से भी सोइल कंजर्वेशन का मेथड एप्लीकेबल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका
थर्ड कंजर्वेशन मेथड जो है सोल इरोजन का, वो है आपका स्ट्रिप फार्मिंग। तो स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है कि मान लीजिए खेत में आपने एक पर्टिकुलर लाइन पे कुछ पर्टिकुलर क्रॉप लगाया है, तो इसके अगर हवा वगैरह चल गया इस साइड से या इस साइड से, तो आसानी से इसे विंड इरोजन हो सकता है। तो इसी के लिए हर एक क्रॉप के बीच में, हर एक क्रॉप के इस साइड में बीच में क्या लगाया जाता है, ग्रास वगैरह लगाया जाता है लाइन में। इसके कारण से वो ग्रास क्या करते हैं, उस विंड को रोक देती है। लेट मी शो यू इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। जैसा इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, खेत में ये वाला एरिया में आपका क्रॉप वगैरह लगाया गया है, ओके। और ये जो है आपका, ये जो ग्रीन पैचेस, ये ग्रासी एरिया है। तो जब भी हवा वगैरह चलेगा, इससे सोइल इरोजन होने का चांसेस एकदम कम होता है। और लास्ट मेथड जो है सोइल इरोजन को रोकने के लिए, वो है आपका शेल्टर बेल्ट्स। ये मैंने आपको पहले बोल दिया था, ओके। ट्रीज़ को फार्मिंग एरिया में, कोस्टल एरियाज में एक लाइन में वो लोग ग्रो करते, ओके। लाइन में ग्रो करने के बाद क्या होता है कि वो ट्रीज़, ओके, का रूट्स जो होता है नीचे तक चला जाता है। नीचे तक चला जाने के बाद क्या होता है, वो मट्टी को एकदम टाइटली होल्ड करता है। और टाइटली होल्ड करने के कारण से क्या होता है, चाहे उधर पे रेनफॉल हो, चाहे उधर पे तेज़ हवा चले, ओके, ये उस मट्टी को मतलब लूजली नहीं छोड़ता। इसके कारण से भी सोइल इरोजन को क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। सो लुक एट द पिक्चर। जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हो, इधर पे बहुत सारा खेत आप देख सकते हो। तो ये लाइन पे ट्रीज़ वगैरह एक लाइन पे लगाया गया है, इधर पे भी लगाया गया है, इधर पे भी आप देख सकते हो। ये सब जो है इसे हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ओके। तो शेल्टर बेल्ट भी बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है किसे चेक करने के लिए, सोइल इरोजन को चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सम इम्पोर्टेंट पोर्शंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ये चैप्टर से इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन, ओके। आप सोइल इरोजन को कैसे चेक कर सकते हो, फैक्टर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको मैप भी पूछा जा सकता है कि कौन से एरिया में कैसा मैप मिलेगा। So friends, let me know in the comment section below how you felt regarding this chapter. So I'll meet you in the next segment from civics.